हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। सबसे पहले हम आप सभी को नववर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। उम्मीद है आप जहां भी होंगे स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो आइए सबसे पहले इसमें हम देखते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। अभी तक के वीडियो में हमने देखा था कि जो प्लांट्स होते हैं उनमें ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है वो शॉर्ट और लॉन्ग डिस्टेंस के लिए होती है। तो शॉर्ट डिस्टेंस के लिए जो ट्रांसपोर्ट होता है वो बगल की कोशिकाओं में होता है। जैसे एक सेल से दूसरी सेल में अगर कोई मिनरल या वाटर का ट्रांसपोर्ट करना है तो उसके लिए शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होती है। लेकिन अगर किसी एक सेल से जैसे रूट से अगर स्टेम तक या लीफ तक अगर ट्रांसपोर्ट होगा उसे लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। अब ये जो ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस होती है उसमें दो तरह की एक्टिविटी देखी गई थी, जिसमें सबसे पहली एक्टिविटी हमने चर्चा किया था, एक था पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो जो पैसिव ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस होती है इसमें हमने बताया था आपको कि इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। मतलब ये जो प्रोसेस होती है वो डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग होती है और इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। और जो दूसरी प्रोसेस थी उसको हम लोग बोलते थे एक्टिव ट्रांसपोर्ट, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी जबकि पैसिव ट्रांसपोर्ट के अंदर एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे जो हमने अभी तक देखा था कि जैसे इसमें एक होता है यूनिपोर्ट, जिसमें यूनी डायरेक्शनल ट्रांसपोर्ट होता है किसी मेम्ब्रेन के थ्रू, और इसमें खास करके कैरियर प्रोटीन होती है। और कैरियर प्रोटीन क्या करती है, किसी जैसे सेल मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन होती है, जब ट्रांसपोर्ट एक ही डायरेक्शन में होगा तो उसे यूनिपोर्ट बोलते हैं। अगर दो डिफरेंट मॉलिक्यूल सेम डायरेक्शन में जाते हैं तो उसे सिम्पोर्ट बोलते हैं, और अगर ये डिफरेंट मॉलिक्यूल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तब इसे हम लोग एंटीपोर्ट नाम देते थे। तो ये सब हम लोग पिछले वीडियो में देख चुके हैं। तो आज के इस वीडियो में हम मुख्य रूप से चर्चा करेंगे एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होती है इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। मतलब जो डिफ्यूजन की प्रोसेस होगी वो डिफ्यूजन के अकॉर्डिंग ही होगी, लेकिन इसमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। और एनर्जी जो होती है वो डिफ्यूजन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ही कार्य करती है। तो यहाँ पे जनरली क्या होगी कि जैसे कोई यहाँ पे जैसे मेम्ब्रेन प्रोटीन है तो मेम्ब्रेन प्रोटीन क्या करेगी, एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहाँ पे, और एनर्जी की वजह से ही कोई मूवमेंट किसी चाहे सेम डायरेक्शन में हो या फिर अपोजिट डायरेक्शन में हो, जैसे सिम्पोर्ट, यूनिपोर्ट या एंटीपोर्ट वाली जो प्रोसेस होती है इनमें ऑलरेडी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो इसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट नाम देंगे। अब जो ट्रांसपोर्टेशन की जो प्रोसेस होती है इसमें जो देखेंगे, अगर हम ट्रांसपोर्ट की जो प्रोसेस होती है वो खास करके देखा जाए तो मेम्ब्रेन के थ्रू होती है। तो मेम्ब्रेन में परमेबिलिटी को सबसे पहले देखेंगे कि जो मेम्ब्रेन होगी वो परमिएबल नेचर की होगी, तभी उसमें ट्रांसपोर्ट की प्रोसेस होगी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट हमें समझना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन क्या होता है? तो सॉल्यूशन जिसे हम लोग विलयन कहते हैं। सॉल्यूशन में दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं। इसमें एक होता है सल्यूट, एक होता है इसमें सल्यूट, और दूसरा होता है इसमें सॉल्वेंट। एक सल्यूट होगा और दूसरा इसके अंदर क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। हमें ज़्यादा डीप में नहीं समझना है, बस बेसिक कॉन्सेप्ट को जानने के लिए देखेंगे। यहाँ पे जैसे इसे हम लोग कहेंगे विलयन, तो विलयन जो होता है वो ऑलरेडी मतलब एक तरह से लिक्विड जैसा होता है। और इसमें एक होता है विलेय जिसे हम चीनी से कंसीडर कर सकते हैं, और दूसरा इसमें कंपोनेंट होता है विलायक जिसे हम पानी से कंसीडर कर सकते हैं। तो आप समझ पा रहे होंगे कि चीनी और पानी को मिला दिया जाए तो ऑलरेडी वो क्या बन जाता है, शरबत बन जाता है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना है कि मेम्ब्रेन जो होती है, मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होती है वो इस सल्यूट, सॉल्वेंट या फिर सॉल्यूशन के नेचर पे डिपेंड करती है। तो मेम्ब्रेन्स जो होती हैं वो बेसिकली देखा जाए तो तीन टाइप की होती हैं। तो सबसे पहले एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम नाम देते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सबसे पहली जो मेम्ब्रेन होती है इसे हम लोग बोलते हैं परमिएबल मेम्ब्रेन। तो जो परमिएबल मेम्ब्रेन होती है इसकी खासियत क्या होती है, परमिएबल जो मेम्ब्रेन होगी, परमिएबल मेम्ब्रेन में जो सल्यूट होगा, सल्यूट जो होगा और जो सॉल्वेंट होगा,
सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्या करते हैं, इसे क्रॉस कर सकते हैं। तो जो परमेबल मेम्ब्रेन होगी उसे सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों क्रॉस कर पाएंगे। सल्यूट मतलब जैसे चीनी हो सकता है, नमक हो सकता है, ये दोनों उसे मतलब ये क्रॉस कर सकता है, प्लस उसे सॉल्वेंट मतलब पानी हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है। ये दोनों अगर जिस मेम्ब्रेन को क्रॉस कर लेते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, परमेबल। हिंदी में इसे कहते हैं पारगम्यता। पारगम्यता मतलब पार कर जाए, बिना गम का पार कर जाए, मतलब चाहे वो सल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट हो, उसको कोई गम न रहे, वो उस मेम्ब्रेन को इजीली क्रॉस कर जाए। तो ऐसी मेम्ब्रेन को हम लोग नाम देते हैं परमेबल मेम्ब्रेन। सेकेंड नंबर पे आती है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। सेकेंड नंबर पे जो मेम्ब्रेन है उसे हम लोग बोलते हैं सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, सेमी का मतलब आधे से होता है, और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन को केवल सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ही पार कर सकते हैं। तो जो सॉल्वेंट होता है केवल यही इसे क्रॉस कर पाता है, सल्यूट जनरली इसे क्रॉस नहीं कर पाता है। तो इस वजह से इस मेम्ब्रेन को हम लोग क्या बोलते हैं, सेमी मतलब आधा। तो सॉल्यूशन दो कंपोनेंट से बना है, सल्यूट से प्लस सॉल्वेंट से बना है। तो ऐसी कंडीशन में जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होगी इसमें दो कंपोनेंट में से केवल एक कंपोनेंट ही इसे क्रॉस कर पाएगा। तो ऐसी स्थिति की वजह से हम इसे नाम दे दिए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अर्ध पारगम्य झिल्ली, अर्ध माने आधे लोग, मतलब आधे गम से ही आधे लोग ही इसे क्रॉस कर पाते हैं। अब तीसरी जो मेम्ब्रेन है उसका नाम होता है इम्परमेबल मेम्ब्रेन। इम्परमेबल मेम्ब्रेन, अब इसे हम लोग हिंदी में नाम देते हैं अपारगम्य झिल्ली। तो इसे न तो सल्यूट ही क्रॉस कर पाएगा, न ही इसे सल्यूट क्रॉस कर पाएगा, न ही इसे सॉल्वेंट क्रॉस कर पाएगा। तो सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों में से कोई भी इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाता है। तो चाहे सल्यूट हो चाहे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हो, दोनों अगर इस मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर पाए तो ऐसी कंडीशन में मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, इम्परमेबल नेचर की होगी, मतलब जो मेम्ब्रेन होगी वो इम्परमेबल नेचर की होगी। अब यहाँ पे हम कंडीशन को याद रखेंगे कि जैसे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, परमेबल मेम्ब्रेन कौन सी होती है, या इम्परमेबल मेम्ब्रेन किसे कहते हैं। तो अगर हम बात करें यहाँ पे परमेबल मेम्ब्रेन की, तो जो सेल वाल होती है इसके अलावा फिल्टर पेपर होता है। तो सेल वाल और फिल्टर पेपर, जैसे अगर यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो सेल वाल होगा, इसके अलावा फिल्टर पेपर होगा। तो फिल्टर पेपर, ये दोनों जो मेम्ब्रेन होती हैं ये क्या होती हैं, मतलब फिल्टर पेपर और सेल वाल, ये किसका मतलब किसकी जैसा बिहेव करते हैं, ये एक तरह से परमेबल मेम्ब्रेन के जैसा बिहेव करते हैं। इसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का अगर एग्जाम्पल देखें तो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का एग्जाम्पल हो जाएगा सेलोफोन। तो जैसे कुछ कृत्रिम झिल्लियाँ होती हैं, मतलब एक तरह से आर्टिफिशियल मेम्ब्रेन होती है जिसे सेलोफोन कहते हैं। तो सेलोफोन जो मेम्ब्रेन होती है वो क्या होती है, सेमी परमेबल नेचर की होती है। इसके अलावा सेलोफोन के अलावा इसमें अगर हम देखेंगे तो सेलोफोन के अलावा इसमें अगर देखें तो जो गोट ब्लैडर की मेम्ब्रेन होती है, परचमेंट पेपर होता है, इसके अलावा कार्फेरोसाइनाइड झिल्ली होती है, ये सभी क्या होती हैं इसमें सेमी परमेबल। तो सेलोफोन इसका ज़्यादा बेहतर एग्जाम्पल है। तो सेलोफोन जो मेम्ब्रेन होती है वो सेमी परमेबल नेचर की होती है। इसके अलावा तीसरे नंबर पे अगर हम डिस्कस करें इम्परमेबल मेम्ब्रेन, तो जो इम्परमेबल मेम्ब्रेन है इसका बेस्ट एग्जाम्पल है टोनोप्लास्ट या सेल मेम्ब्रेन। टोनोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन जो है वो टोनोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन जो होगी वो किस तरह की मेम्ब्रेन हो जाएगी, वो सेलेक्टिवली, मतलब वो सेमी परमेबल का काम करेगी। तो टोनोप्लास्ट और सेल मेम्ब्रेन को ऑलरेडी जो सॉल्वेंट का मॉलिक्यूल होता है वो क्रॉस कर पाता है, तो वो इसमें आ जाएगा, सेमी परमेबल में आएगा। तो थर्ड नंबर पे जो इम्परमेबल मेम्ब्रेन है इसका एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इम्परमेबल मेम्ब्रेन के अंदर आता है रबर मेम्ब्रेन आती है, इसके अलावा इसमें सुबेरियन वाल आती है, कार्क सेल आती है। तो रबर मेम्ब्रेन सुबेरियन वाल होती है और उसके अलावा कार्क मेम्ब्रेन होती है। तो ये तीनों जो मेम्ब्रेन होती है उन्हें हम लोग इम्परमेबल नाम देते हैं। अब इसके अलावा हम यहाँ पे चर्चा करेंगे जो सॉल्यूशन होते हैं उनके टाइप कितने होते हैं। तो सॉल्यूशन जो होते हैं विलयन होते हैं वो जनरली 3 टाइप के होते हैं, जिसमें जो पहला टाइप होता है उसे हम लोग बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो पहला जो टाइप होता है सॉल्यूशन का अगर यहाँ पे हम टाइप देखें तो सॉल्यूशन जनरल वे में 3 टाइप के होते हैं।
तो यहाँ पे थोड़ा सा प्लांट फिजियोलॉजी को मतलब बेहतर तरीके से समझने के लिए हमें सॉल्यूशन को भी क्लियर करना पड़ेगा। तो पहला जो सॉल्यूशन होता है इसे बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है? ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जो मतलब कि जैसे कोई सेल है, कोई जनरली यहाँ पे अगर कोई सेल है और इसे किसी हम बर्तन के अंदर रखते हैं और इसमें पहले से वाटर मॉलिक्यूल भरा हुआ है, मतलब इसमें पानी है, और ऐसी मतलब पानी के अंदर अगर हम जनरली यहाँ पे किसी सेल को अगर इसमें रखते हैं तो सेल के अंदर जितना इंडो ऑस्मोसिस हो उतनी ही मात्रा में एक्सो ऑस्मोसिस हो, मतलब इसमें अंतः श्वसन और अंतः परासरण और बाह्य परासरण दोनों अगर बराबर हो जाए, मतलब जितनी मात्रा में इसमें इंडो ऑस्मोसिस हो उतनी ही मात्रा में एक्सो ऑस्मोसिस भी हो। तो थोड़ा सा दूसरा इसका एग्जांपल लें, जितनी मात्रा में इस सेल के अंदर पानी का एब्जॉर्प्शन होगा, जितनी मात्रा में इस पानी का एब्जॉर्प्शन इस सेल के अंदर होगा उतनी ही मात्रा में जो पानी है, वाटर है, वो बाहर की तरफ चला जाए, तो नेट रिजल्ट क्या होगा? जीरो। न तो सेल का साइज बढ़ेगा न ही सेल का साइज घटेगा। तो ऐसी कंडीशन में हम इसे कौन सा सॉल्यूशन नाम देंगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो वाटर का और सेल का दोनों इक्वल होता है। तो ऐसी कंडीशन की वजह से सेल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, न तो सेल का साइज इंक्रीज करता है न ही डिक्रीज करता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम नाम देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड नंबर पे आता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। सेकंड नंबर का जो सॉल्यूशन है उसका नाम है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अब ये जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन होगा, इस हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की खासियत क्या है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में जो सेल का साइज होगा वो इंक्रीज करेगा। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में अगर हम किसी मेम्ब्रेन को या फिर किसी सेल को अगर इसमें रखेंगे तो उसका जो शेप होगा, उसका जो शेप और साइज होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। और शेप और साइज इसका इंक्रीज किया तो इसकी वजह क्या होगी? क्योंकि इसमें जो इसका ऑस्मोटिक प्रेशर होगा वो वेरी करेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर वेरी करने की वजह से इंडो ऑस्मोसिस की प्रोसेस ज़्यादा होगी, मतलब जो वाटर के मॉलिक्यूल होंगे वो इस मतलब कि ये जो सेल होगी वो जैसे किशमिश हो सकता है, तो किशमिश की जो सेल है वो ऑलरेडी सेमी परमेबल नेचर की है, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल इसके अंदर इंटर करेंगे। तो ऐसी कंडीशन के कारण जो इसका शेप होगा, जो मतलब इसका शेप होगा वो इंक्रीज कर जाएगा। तो इसका शेप बढ़ेगा तो शेप इसका बढ़ेगा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इंडो ऑस्मोसिस की वजह से होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग क्या बोलेंगे? एक तरह से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। जब इसका शेप इंक्रीज कर रहा होगा तो ऐसी कंडीशन की वजह से इसे हम लोग हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। इसके अलावा एक तीसरा सॉल्यूशन होता है जिसे हम लोग नाम देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अब ये जो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन की खासियत क्या होती है? इसमें थोड़ा उल्टा एग्जाम्पल हो जाएगा इसका। तो यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे जनरली जैसे कोई बर्तन है और उसके अंदर यहाँ पे पहले से मान लीजिए सॉल्वेंट है, वाटर ही है, और इसके अंदर अगर किसी सेल को रखेंगे, किसी कोशिका या किशमिश वगैरह को रखेंगे, अंगूर को रखेंगे, तो ऐसी कंडीशन में इसका जो शेप होगा वो अभी ये सेल क्या करेगी? श्रिंक कर जाएगी, सिकुड़ जाती है। और ऐसा ये सिकुड़ती इस वजह से है क्योंकि इसमें से जो वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं वो इंडो ऑस्मोसिस न करके एक्सो ऑस्मोसिस करते हैं, मतलब वो बाहर की तरफ मूव कर जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। तो ऐसी कंडीशन में जो सेल होती है वो श्रिंक कर जाती है, सिकुड़ जाती है। तो परिणाम के तौर पे सेल क्या करती है? वो छोटी हो जाती है, उसका शेप छोटा हो जाता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोग नाम देते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे अगर हम कंसीडर करेंगे तो जो आइसोटोनिक सॉल्यूशन होगा उसमें सेल का जो टर्गर प्रेशर होगा और इसका जो वाल प्रेशर होगा दोनों इक्वल होगा। सेल का टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर दोनों क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। तो ऐसी कंडीशन में जब सेल का टर्गर प्रेशर, वाल प्रेशर बोथ आर इक्वल टू ईच अदर, देन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एज आइसोटोनिक सॉल्यूशन। अगर यहाँ पे हाइपोटोनिक को अगर हम देखें तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में सेल स्वेल कर रही है, बढ़ रही है,
तो ऐसी कंडीशन की वजह से इसका जो टीपी होगा वो ग्रेटर होगा किसके कंपेयर में, वाल प्रेशर के कंपेयर में। तो जो टर्गर प्रेशर होगा वो ज़्यादा होगा और जो वाल प्रेशर होगा वो कम होगा। परिणाम के तौर पे सेल का जो साइज होगा वो इंक्रीज कर जाता है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो टर्गर प्रेशर होगा, टीपी जो होगा वो कम होगा और जो डब्ल्यूपी होगा वो ज़्यादा होगा। तो ऐसी कंडीशन में जो सेल होगी उसका साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, सेल श्रिंक कर जाती है। तो इस तरह से हम इन प्रेशर के बेसिस पे इसे क्लियर कर सकते हैं। अब ये टर्गर प्रेशर और वाल प्रेशर क्या है इसको भी समझना चाहिए। तो जैसे ध्यान दीजिए, अगर सेल जैसे कोई सिंपल सेल है और सेल के अंदर अगर प्रेशर सेल वाल पे क्रिएट किया जा रहा है, मतलब इसके अंदर जो भी मान लीजिए वाटर है या फिर सॉल्वेंट है या इसका साइटोप्लाज्म है, उस साइटोप्लाज्म की वजह से अगर प्रेशर सेल वाल के ऊपर या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर अगर लग रहा है तो इस तरह के प्रेशर को टीपी बोलते हैं, टर्गर प्रेशर बोलते हैं। जैसे हमें पता है कि जो प्लांट सेल होती है, प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल पाई जाती है, रिक्तिका पाई जाती है। तो जितना ज़्यादा सेल वाटर को ऑब्जर्व करेगी, जितना अधिक मात्रा में सेल वाटर को ऑब्जर्व करेगी, उतना ज़्यादा इसका टर्गर प्रेशर इंक्रीज करेगा। तो ऐसी कंडीशन में जो सेल होगी उसका शेप और साइज बढ़ता है। अब अगर ये जो सेल मेम्ब्रेन होती है, सेल मेम्ब्रेन या सेल वाल, अगर ये बाहर से जो प्रेशर क्रिएट करती है साइटोप्लाज्म के ऊपर, इस प्रेशर को हम लोग नाम देते हैं वाल प्रेशर, मतलब भित्ति दाब इसे हिंदी में कहते हैं, जिसे डब्ल्यूपी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डब्ल्यूपी क्या है, वाल प्रेशर, और टीपी क्या है, टर्गर प्रेशर, स्फीति दाब। स्फीति दाब मतलब जो कोशिका द्रव्य या फिर इसके एक तरह से टोनोप्लास्ट के द्वारा क्रिएट किया जाता है। टोनोप्लास्ट मतलब उसकी एक तरह से जो सेल के अंदर का जो रिक्तिका है, वैक्यूल है, उसके द्वारा जो प्रेशर क्रिएट किया जाता है सेल वाल के ऊपर या सेल मेम्ब्रेन के ऊपर, उसे टर्गर प्रेशर बोलते हैं, स्फीति दाब कहते हैं। और जो बाहर से प्रेशर क्रिएट होता है, मतलब जो सेल वाल के थ्रू या फिर सेल मेम्ब्रेन के द्वारा जो प्रेशर साइटोप्लाज्म पे लगता है, उसे हम लोग वाल प्रेशर, भित्ति दाब कहते हैं। तो इस तरह से ये दो तरह के प्रेशर हैं जिसके बेसिस पे हम ये सोल्यूशन को इजीली डिफाइन कर सकते हैं। तो हमने क्या कहा, टीपी और डब्ल्यूपी अगर इक्वल होगा तो सोल्यूशन आइसोटोनिक होगा। टीपी अगर ज़्यादा होगा और डब्ल्यूपी अगर कम होगा तो सेल का शेप बढ़ेगा और ऐसी कंडीशन में सोल्यूशन हाइपोटोनिक होगा। और तीसरी कंडीशन क्या होगी, टीपी अगर कम होगा, डब्ल्यूपी ज़्यादा होगा तो सोल्यूशन कैसा हो जाएगा, हाइपरटोनिक टाइप का हो जाएगा। तो इस तरह से ये 3 सोल्यूशन होते हैं और इन तीनों सोल्यूशन में अलग अलग हमने जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो देखा। इसके अलावा ऑस्मोसिस क्या होती है, ऑस्मोसिस में इंडो ऑस्मोसिस और एक्सो ऑस्मोसिस की प्रोसेस हम लोग अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।